हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री बज़। आज हमारे साथ आदित्य हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं सीईएसटी में। आदित्य, कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello everyone, my name is Aditya and I have completed my Masters in Economics from Center for Economic Studies and Planning JNU, and currently I am pursuing PhD in Economics from the same center in JNU. तो आदित्य, आपको कॉल जो इंटरव्यू का आया था वो नेट के थ्रू आया था या जेआरएफ के थ्रू आया था? ओके, सो हमारे सेंटर पे जेआरएफ की सीट्स नहीं थी। ये सेंटर के पास ऑटोनॉमी होती है कि वो जेआरएफ की सीट्स निकाले या नेट के थ्रू, क्योंकि नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट नेट को ही यूज किया जा रहा था। तो नेट के थ्रू ही हमारे सेंटर पे सारी सीट्स थी। लास्ट ईयर जब मेरा एडमिशन हुआ है तो नेट के थ्रू हुआ था हमारे सेंटर। ओके, तो लेकिन आपका जेआरएफ तो क्वालिफाइड है। ओके, सो मैंने जब पीएचडी एंट्रेंस दिया था उसके लिए हमारे में टाइम में ये रूल आया था कि इवन इफ यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ पहले भी, तब भी आपको एज एन एंट्रेंस टेस्ट आपको ये नेट का पेपर देना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी एक बार उससे पहले भी जेआरएफ हो रखा था, बट एंट्रेंस टेस्ट नेट के थ्रू हो रहा था तो मैंने फिर से नेट दिया था और फिर मेरा दोबारा जेआरएफ हो गया था। अच्छा, तो जबकि आपका 2 बार जेआरएफ हो चुका है, तो अगर आप कुछ टिप्स दे सकें एस्पायरेंट्स हैं जो जेआरएफ के इकोनॉमिक्स से, उनके लिए। ओके, सो मेरे लिए ये था कि मेरे बेसिक्स बहुत सही है। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में, अंडरग्रेड में अपने बेसिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और वो जो अंडरग्रेड वाले जो नोट्स हैं उनको मैं बार बार रिवाइज भी कर रहा था। और उसके अलावा जो नेट जेआरएफ का पेपर है, मेरे हिसाब से वो मोस्टली पेपर्स जो होते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने अलग से कोई भी थ्योरी कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं ऐसे इनडायरेक्टली रूप से थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मैंने पढ़ाई करी थी। उनमें सबसे जो हेल्पफुल था वो अमित चटर्जी सर का था, जिन्होंने आई गेस 2005 से लेकर के 2024 तक के नेट जेआरएफ के सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर रखे हैं अमित चटर्जी 2005 टू 2024। ओके, सो मैं अगर खुद से कोई बुक रीड करूं और उसमें कुछ डाउट्स हो तो मेरे को फिर टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। उससे अच्छा मैंने क्या है कि मैंने उन यूट्यूब वीडियोस को देखा है, और क्वेश्चंस भी, क्योंकि टीचर्स जब आपको क्वेश्चंस कराते हैं तो क्वेश्चंस के अराउंड का जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को भी समझाते हैं। तो उस बैकग्राउंड को देखा है। फिर उस टॉपिक पे अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था या वो टॉपिक मेरा वीक है, तो मैंने उस टॉपिक को फिर वापस से कहीं से अपने नोट से रेफर किया या किसी वीडियो से देखा या किसी बुक से रेफर किया। लेकिन मोस्टली मैंने क्या किया था, अभी भी मेरे पास नोट्स हैं। मैंने 2010 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एज अ नोट्स लिख करके और उसको पेपर से पहले 2-3 बार मैंने रिवाइज किया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक जैसे बाकी सोशल साइंसेज में चीज़ें लगभग स्टैटिक होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स के साथ इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। या फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते रहते हैं। तो क्या उसका नेट के एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ता है और उसको कैसे तैयार करें? हाँ, ये नेट के पेपर में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे टाइम में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और ये नेट के पेपर में अब ट्रेंड हो गया है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से वो हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो स्टैटिक पार्ट है उसका तो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें करना है। और ये जो करंट पार्ट है, करंट पार्ट को हमें करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का, उस ईयर के साथ साथ लास्ट ईयर का, कभी कभी नेट में लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे और बजट। नॉट जस्ट दैट, वी हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट द सेंसस भी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी वो आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब बहुत सारी चीज़ें वो डेटा प्रॉपर उठा करके वहाँ से वो पूछ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करंट के लिए तो यही करी थी कि वीडियोस देखे थे। और भी कुछ टीचर्स हैं जो कि जैसे अड्डा 24/7, PW, वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आकर के आपको यूट्यूब पे कराते हैं पेपर से जस्ट पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चंस हो सकता है पेपर में आए। अच्छा, तो ये दिक्कत सिर्फ मुझे लगता है जेआरएफ के एग्ज़ाम में नहीं, पर टॉपिक सिलेक्शन में, प्रपोजल बनाने में और इंटरव्यू में भी अफेक्ट करता है क्या? करंट अफेयर्स का होना, फैक्ट्स एंड फिगर्स का चेंज होते रहना? नहीं, इंटरव्यू में जनरली वो लोग मुझे जहाँ तक पता है कि वो इंटरव्यू में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, अगर पूछते भी होंगे, अगर टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है तो। हाँ, अगर टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस, अभी इकोनॉमिक्स में एक हॉट टॉपिक है, तो इसके ऊपर अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, जैसे माइक्रो फाइनेंस में किसी को नोबेल प्राइज मिल गया, अगर कुछ
मानते हैं अगर या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कोई फेमस इकोनॉमिस्ट काम कर रहा है तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था मेरे से करंट से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू प्रपोजल एंड इंटरव्यू, प्रपोजल कैसे बनाया था, क्या फॉर्मेट यूज़ किया था उसमें? ओके, सो प्रपोजल के लिए सबसे पहले वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे मेरा जनरली पहले से ही कि मुझे माइक्रो मैक्रो यही पसंद है, तो मैंने कोशिश की थी कि माइक्रो से रिलेटेड कुछ टॉपिक, बट मैंने माइक्रो से रिलेटेड जब टॉपिक ढूंढना शुरू किया है तो उसमें अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वॉल्व, तो मैंने उस टॉपिक को पहले छोड़ दिया। फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा फाइनेंस में भी है, और तो टॉपिक प्रपोजल आप जब चूज करते हो उस टाइम में आपको जो बेसिक यही ध्यान में रखना है कि आपको, क्योंकि उस पर 5 साल काम करना है, अगर वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करेगा तो आप उस पर काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना उसी हिसाब से चूज़ किया था। और रही बात प्रपोजल बनाने के लिए, तो प्रपोजल का एक बेसिक फॉर्मेट होता है इकोनॉमिक्स में या किसी भी सोशल साइंस सब्जेक्ट में, एक बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें होता है इंट्रोडक्शन, आपका रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च एम, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अलग सोशल साइंस के दूसरे कोर्सेज के अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में मेथोडोलॉजी में हमें अलग से स्टैटिस्टिकल टूल्स सीखने होते हैं, लेकिन वो पीएचडी के एंट्रेंस लेवल पे वो आपको एज अ प्रपोजल में एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आपको एक ओवरव्यू फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि आप अप्रोच कैसे करना। अच्छा, तो जैसे हमारे में ऐसा होता है कि हमारे में 2 तरीके के सोर्सेज बिब्लियोग्राफी में हम डालते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज ऐसा होता है जो कंटेम्प्रेरी, जिस टाइम पीरियड को हम स्टडी करने वाले हैं उसके कंटेम्प्रेरी जितने भी सोर्सेज हैं वो प्राइमरी में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा है क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जैसे? हमारे इकोनॉमिक्स के प्रपोजल में भी मेरा जो डेटा और मेथोडोलॉजी है उसमें भी यही सेम था। मैंने 2 टाइप के सोर्सेज डाले थे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और दोनों सोर्सेज को एनालाइज करने के लिए मेथोडोलॉजी अलग अलग है। जैसे मैंने अगर सेकेंडरी सोर्सेज डाले तो मैंने मेथोडोलॉजी में डाला था मिक्स्ड मेथोडोलॉजी, जिसमें मैंने लिखा था सेकेंडरी सोर्स में मैंने ये आर यूज करना है या स्ट्रेटा यूज करना है, और प्राइमरी सोर्स में प्रॉपर हाउस टू हाउस सर्वे करना है। तो उसमें प्राइमरी सोर्स पे भी ज़्यादा फोकस हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी सोर्स पे भी मैंने काफ़ी काम किया था। अच्छा, तो ये जो आर और ये सब आप बता रहे हैं ये मेथोडोलॉजी के तरीके हैं? हाँ, मेथोडोलॉजी के तरीके हैं जो कि जनरली अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स में आपको, क्योंकि रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, टर्म पेपर्स लिखने होते हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको आइडिया होता है। हाँ, और तो बेसिक ही चाहिए पीएचडी में, क्योंकि पीएचडी में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कोर्स वर्क में ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो उससे पहले बेसिक्स जो हमने मास्टर्स में सीखा था उसी को मैंने अप्लाई करके अपने प्रपोजल में डाला था। तो प्राइमरी सोर्स में हम लोग डायरेक्ट लोगों के पास जाते हैं और उनके बारे में हमारा जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और एक प्रॉपर सर्वे करते हैं, और उस सर्वे का जो भी हमारा कंक्लूजन होता है उसको हम लोग नोट करते हैं, और यही हमारा प्राइमरी। अच्छा, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करने वाले हो वो प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। हाँ, वो प्राइमरी अप्रोच में आ जाएगा, और जो बुक्स उस पर लिखी जा चुकी हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उन पर वो सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी। अच्छा, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनके लिए आपके टिप्स और सजेशंस क्या होंगे? कैसे इंटरव्यू को या प्रपोजल कैसे लिखें, और इंटरव्यू की तरफ उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए? ओके, सो प्रपोजल के लिए तो मैंने अभी बेसिक शुरू में बताया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो प्रपोजल का एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क पे ही आपको काम करना है। इंट्रोडक्शन, रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, क्वेश्चंस, एवरीथिंग, वो सब आपको कहीं ना कहीं एक कोई भी एक स्टैंडर्ड पेपर पढ़ोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो इंटरव्यू के लिए आपको पेपर के अलावा, प्रपोजल के अलावा कोई बेसिक 2 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो, मैक्रो, इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स हर जगह यूज होना है तो आपको प्रिपेयर करना मुझे लगता है कि चाहिए, क्योंकि एक पेपर अगर आप बोलते हो इंटरव्यू में तो वो आपको अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। कि आपसे अगर पूछा गया कि आप कौन सा पेपर, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो दे एक्सपेक्ट कि आपको इकोनोमेट्रिक्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो मेरे केस में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स बोला है। तो व्हाट वाज योर टाइम फॉर द इंटरव्यू? कितना टाइम लिया इंटरव्यू में? किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या सारे क्वेश्चन प्रपोजल से ही थे या उससे बाहर के थे?
सो स्टार्टिंग में जब हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में हम लोग को पहले अपने प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो। उससे पहले जब हमारा इंट्रोडक्शन राउंड होता है तो हमारे सेंटर पे इंट्रोडक्शन राउंड नहीं हुआ था। उन्होंने सीधा हमारा रोल नंबर और उसके बाद अपने प्रपोजल के बारे में बताओ। तो आपको प्रपोजल के बारे में ब्रीफ बताना है 2 से 3 मिनट में आपको प्रपोजल के बारे में, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वो आपके प्रपोजल को लेकर के कन्विंस हो जाए। तो प्रपोजल के बारे में हमने बताया था। उसके बाद उन्होंने प्रपोजल से रिलेटेड जो भी प्रपोजल में मैंने टर्म्स यूज किए थे उन प्रपोजल से रिलेटेड उस प्रपोजल से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। ऑलमोस्ट प्रपोजल से रिलेटेड 8-9 मिनट तक प्रोफेसर्स ने क्वेश्चंस करे हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि इस प्रपोजल के अलावा आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स में। तो मैंने माइक्रो पहले बोला था इकोनॉमेट्रिक, तो उन्होंने मेरे से माइक्रो के 2-3-4 क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो, बहुत जो आप अंडर ग्रेड लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे जो आप पढ़ते हो वही क्वेश्चंस पूछते हैं, और आप अगर आपने सही से किया है तो आप आराम से बता सकते हो। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हो, लेकिन डोंट लूज योर काम। वहाँ पे प्रोफेसर साहब से अच्छे से बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक कर रहे होगे तो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। अंदर जाने से पहले तक आप डरोगे, अंदर जाकर के यू विल बी टोटली रिलैक्स्ड। Okay. Now tell our viewers to like, share and subscribe. Okay, like, share and subscribe to the History Buzz. History Buzz.